सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भाषा शिक्षण के संबंध में की गई संस्तुति, प्रस्तुति एवं क्रियान्वयन के संबंध में समझ बनाने हेतु वेबिनार के चौथे दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज का हमारा व्याख्यान का मुख्य विषय जो है भाषा शिक्षण में कला एवं श्रव्य दृश्य के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग पर विशेषज्ञ महोदय द्वारा अपना व्याख्यान दिया जाएगा। उसके पूर्व मैं निदेशक महोदया से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और हम सबको अपना मत दें। निदेशक महोदया। सभी को नमस्कार। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा आयोजित इस वेबिनार के चतुर्थ दिवस के सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये वेबिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी भाषा को लेकर या भाषा शिक्षण को लेकर जो संस्तुति की गई है उनके क्रियान्वयन के संबंध में एक समझ बनाने के लिए आयोजित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। हम सभी अपने विचारों को लिखित या मौखिक एक दूसरे के साथ भाषा के माध्यम से ही साझा करते हैं। भाषा ही हमारे स्कूली जीवन में सीखने की नींव होती है। यदि हम भाषा ठीक से सीख लेते हैं तो हम सभी विषयों का अध्ययन भी भली प्रकार कर पाते हैं। इसलिए शिक्षक होने के नाते ये हमारा दायित्व हो जाता है कि हम जब भाषा शिक्षण प्रारंभ करें बच्चों के साथ विद्यालय में तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रकार कराएं कि बच्चा सहज वातावरण में सरल विधियों से भाषा को सीख सके। भाषा सीखने का अर्थ केवल वर्णों को जानना और उनकी आकृति को बना लेना नहीं है। भाषा का अर्थ है कि हम कही गई बातों को सुनकर समझ सकें और अपने विचारों को लिखित या मौखिक अभिव्यक्त कर सकें। हम लिख सकें, हम किसी विषय पर अपनी कुछ मत दे सकें, चाहे मौखिक हो या लिखित। हमें बच्चों को भी इसी दृष्टि से तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बच्चों के साथ उन्हीं की भाषा में बात करने का सुझाव देती है। इसी आलोक में स्थानीय भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया है ताकि हम ऐसे बच्चों का निर्माण कर सकें जो अपनी अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। आज इस चतुर्थ दिवस में हमारे बीच भाषा को लेकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर स्कंद शुक्ला जी, प्राचार्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद उपस्थित हैं। मैं सर का स्वागत करती हूं। आपका इस वेबिनार में स्वागत है। सर के विचारों को सुनने से पहले मैं संक्षिप्त में सर का परिचय आप लोगों के समक्ष एक रखना चाहती हूं। सर वर्तमान में प्राचार्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में विभाग के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा और भदोही रह चुके हैं। संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद पर बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य कर चुके हैं। निदेशालय में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर सर ने कार्य किया है। सर का साहित्य में अभिरुचि है, भाषा शिक्षण में भी उनका जानकारी है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी विषय के भी वो ज्ञाता हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगभग आपके 50 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सरस्वती पत्रिका, आहा जिंदगी पत्रिका, कादम्बरी में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी आपकी कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं।
सर ने भाषा शिक्षण के संबंध में एरिजोना विश्वविद्यालय यूएसए से एक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। भाषा पर सर का एक लंबा और दीर्घ अनुभव है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे प्रतिभागियों के बीच में भाषा को लेकर कुछ विचार रखें, ताकि हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में भाषा शिक्षण को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए अग्रसर हो सके। सर। ऋचा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में इनवाइट करने के लिए, और सभी दर्शकों या सुनने वालों सभी को मेरा नमस्कार। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, और ये हम सभी जानते हैं कि भाषा समस्त ज्ञान का आधार है। बिना संप्रेषण के तो कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट हमारा जीवन ही संभव नहीं है अगर संप्रेषण ना हो। और कोई भी जो जीवित वस्तु है, जीवित चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य, सबकी अपनी अपनी भाषा है। बस मनुष्य की जो भाषा है वो नियमों में बंधी हुई है। उसके पास साउंड्स ज्यादा हैं, समझने की शक्ति है, इसीलिए संभवतः वह अन्य पशुओं से बहुत आगे निकल चुका है। भाषा और बोली हमारे प्रदेश के संदर्भ में बहुत एक के बीच का जो अंतर है वो बहुत क्या कहा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको समझना, क्योंकि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है कि वहाँ पे बोलियां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और हिंदी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा से हिंदी को अपनी मातृभाषा कहते हैं। जब भी आप पढ़िए या सुनिए किसी को तो ये कहा जाता है हिंदी हमारी मातृभाषा है। मेरा मत थोड़ा इससे इतर है। खड़ी हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, खड़ी हिंदी हमारी L2 है, जिसे टेक्निकली कहा जाता है। L1 हमारी बोलियां ही हैं। वो अवधी हो सकती है, ब्रज हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, बुंदेलखंडी हो सकती है, या इनके भी जो बोलियां हैं इनके भी अपने न्यूएंसेस हैं। जो बोली बिहार के पूरब में बोली जा रही है वो भोजपुरी का पुट लिए हुए है, वो बनारसी भोजपुरी से भिन्न है। और भदोही एक ऐसा जनपद जिसे मैं कहूँगा जहाँ पे अवधी और भोजपुरी दोनों का मिश्रण है। एक हिस्से में अवधी, एक हिस्से में भोजपुरी है। इलाहाबादी जो अवधी है वो कहीं ना कहीं से बुंदेलखंडी से भी प्रभावित है, वो गोंडा की अवधि से भिन्न है। तो मेरा ये कहना है कि विभिन्न न्यूएंसेस हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बोलियों में भी। तो जाहिर है कि हिंदी हमारी L2 हो जाती है, और इस लिहाज से जो शिक्षक का जो महत्व है हिंदी शिक्षण का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब शिक्षण की बात हम करते हैं तो उसमें कक्षा शिक्षण शामिल है, हमारी किताबें शामिल हैं, और अन्य पाठ्य सामग्रियां सम्मिलित हैं, प्लस भाषा का वातावरण। एक और चीज मैंने नोटिस की है कि भाषा शिक्षण में, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, तो जो उस विषय का टीचर होता है वो वही उसके ऊपर दारोमदार होता है भाषा के शिक्षण का, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। प्रत्येक विषय का शिक्षक जो है वो भाषा का शिक्षक है। इस फैक्ट को बिल्कुल अंदर तक भर लेना चाहिए, अंदर तक चले जाना चाहिए प्रत्येक शिक्षक में। और ये क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है दिमाग में तो था, लेकिन हमारी जो US की जो ट्रेनिंग थी वहां हमने देखा, क्योंकि वहां पे भी हम लोग को यहाँ नहीं मालूम है, लेकिन वहां पे भी भाषाई समस्याएं बहुत हैं। वहाँ स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी में इनफैक्ट कुछ एक हिस्से हैं जहाँ पे स्पेनिश ही उनकी मातृभाषा और अंग्रेजी उन पे थोपी सी गई है। उसमें से कैलिफोर्निया स्टेट एक है, टेक्सास है, इवन एरिजोना है। तो इसलिए समस्याएं हर देश में हैं, और वहां पे उनका तरीका ये होता है कि क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच उनके लेसन प्लान्स में भी सम्मिलित होता है कि साइंस का अगर टीचर है या गणित का टीचर है तो भाषा के संदर्भ में उसने क्या ज्ञान दिया अपने उस लेसन के थ्रू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, और ये क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच अगर हम लोग अपना लें, क्योंकि अक्सर आप देखिए तो विज्ञान के टीचर ये कहते हैं कि साहब हम तो इक्वेशंस लिखना जानते हैं, हमारी भाषा पकड़नी है। अरे भाई, भाषा पकड़नी होगी तो आप विज्ञान भी नहीं पढ़ा पाएंगे। कोई भी परिभाषा विशिष्ट शब्दों पर ही आधारित होती है किसी भी साइंटिफिक टर्म की। तो भाषा उतनी ही महत्वपूर्ण है, विषय कोई भी हो, और शिक्षण भाषा का वह विषय से परे है। हाँ, हिंदी शिक्षक का
जो की उपादेयता है वो निश्चित तौर पे ग्रामर के लिहाज से और टेक्निकलिटीज के लिहाज से ज्यादा बढ़ जाती है, बस इतनी सी बात है। परंतु अन्य विषयों के अध्यापक यह कह के नहीं बच सकते कि साहब वो भाषा के शिक्षक नहीं है। तो अंग्रेजी और हिंदी या अन्य प्रदेश में जो अन्य प्रांतों में अलग अन्य भाषाएं हैं, तो हमारे सभी शिक्षकों को अपने भाषा के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे पढ़ के कम और सुन के ज्यादा सीखते हैं। भाषा हम लोग सुन के सीखते हैं, और भाषा सीखने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है रेडियो न्यूज, क्योंकि हम न्यूज देख नहीं रहे होते, हम सुन रहे होते हैं, और अनकॉन्शियसली हमारे जहन में भाषा प्रवेश करती रहती है। अंग्रेजी सीखने में इसका बहुत महत्व है, और जाहिर है हिंदी सीखने में भी। अगर आप आकाशवाणी की हिंदी की न्यूज सुने तो उनका उच्चारण, वाक्य विन्यास, संक्षेप में बड़ी सी बड़ी बातों को कहना, ये हम सीखते हैं उनसे। तो हमें रेडियो सुनने की आदत डालनी चाहिए, और जाहिर है कि हमारे शिक्षकों को अच्छा उचित उच्चारण से, सही फ्लुएंसी से के साथ प्रयास करना चाहिए कि वो किसी भी विषय को पढ़ा रहे हों। एक और चीज, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है। हमारे जो वक्ता हैं आज के, उन्हें उस पर प्रकाश डालना है जो महत्वपूर्ण है, कला और दृश्य। अब कला और दृश्य का एक सिंपल सा मैं उदाहरण आपको देता हूं कि जो कॉमिक्स हैं, हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, वो कला और दृश्य का ही समायोजन है। वहां पे जो संयोजन है भाषा सीखने का, भाषा जानने का, वो कला और दृश्य के माध्यम से ही है। वो इंटरेस्टिंग बनाता है उस चीज को। हमारी किताबों में भी उसका उपयोग हो रहा है। एक और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है जो कि बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे होना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में, वो बाला कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। बिल्डिंग में ही आप चीजें लिखते हैं, वॉल पेंटिंग्स करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है बच्चा अनकॉन्शियसली भाषा को ग्रहण करता चलता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों में वर्तनी का कहीं भी कोई गलती ना हो, जिससे कि बच्चे जो पढ़ रहे हों उन वॉल पेंटिंग्स में बिल्कुल सही वर्तनी ही ग्रहण करें। और एक और उदाहरण है कला और दृश्य का बहुत बड़ा, वो है दक्षिण के राज्यों के लोगों ने किस तरह से हिंदी सीखी है। उसमें सबसे ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों का योगदान है। तो कला और दृश्य के माध्यम से ही उन्होंने हिंदी सीखी है, और कोई तरीका नहीं रहा है। और अगर वो हिंदी को स्वीकार करते हैं जहां पे विवाद है भी, तो वो बॉलीवुड को मतलब बाकी से उनका विवाद रहता है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में वो स्वीकार करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका वेबिनार भाषा शिक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में सफल होगा। और आप सभी को मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। और आपने जो भी बातें यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, वो सब विचार मुझे लगता है हम लोगों को एक दिशा देंगे हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, और हमारे शिक्षकों के लिए भी ये विचार अत्यंत उपयोगी रहेंगे। इस दृष्टि से हम हिंदी शिक्षण के संबंध में कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। अब मैं संचालक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमारे आज के विशेषज्ञ महोदय का परिचय दें, और उसके पश्चात सत्र को औपचारिक रूप से प्रारंभ कराएं। धन्यवाद मैम। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जो है महत्वपूर्ण प्रशिक्षण गतिमान है, उसमें आज का महत्वपूर्ण सत्र है कला और तकनीक के उपयोग को लेकर के। आज हमारे बीच जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथियों, आपका इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। आपने कई पुस्तकों का प्रणयन भी किया है जो ग्रंथाकार रूप में प्रकाशित हैं, और हिंदी, संस्कृत, भाषा विज्ञान, दर्शन,
अनेक क्षेत्रों में आपको महारत हासिल है। आप विभिन्न समितियों के सदस्य भी हैं, साथ ही साथ भाषा के क्षेत्र में जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों में आप महत्वपूर्ण योगदान और मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे संस्थान के प्राय समस्त गतिविधियों में आपका मार्गदर्शन हम लोग प्राप्त करते हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच आज आप उपस्थित हैं। आपकी विलक्षण मार्गदर्शन और मेधा से हम लोग सभी आप्लावित होंगे। मैं डॉक्टर विवेक पांडे जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें कि हम 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके आलोक में जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो संदर्भ हैं, जो सामग्री है, उसको कक्षा कक्ष तक ले जाने में कला का, तकनीक का प्रयोग करते हुए कैसे हम कक्षा को सफल और प्रभावी संप्रेषण से साथ बनाने, सर आप मार्गदर्शन हम सबका करेंगे। धन्यवाद सर। डॉक्टर विवेक पांडे जी। स्लाइड ऑन किया आपने? अभी स्लाइड ऑन, हाँ। शो कर दीजिए। राज्य हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आज के कार्यक्रम की आयोजिका राज्य हिंदी संस्थान की निदेशिका आदरणीय ऋचा जोशी जी एवं इस कार्यक्रम के सहयोगी विद्वान डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा जी। आज का प्रस्तुयमान विषय भाषा शिक्षण में कला एवं दृश्य श्रव्य के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। नई शिक्षा नीति 2020 बहुत सुविचारित रूप से भाषा पर विशेष महत्व देता है। मैंने यहाँ दो बिंदु नई शिक्षा नीति से सीधे उठा करके अपने, ये पीपीटी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है ना? बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना शामिल है। पहला बिंदु। सुविचारित तौर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चाहे वो प्रांतीय भाषा हो, मातृभाषा हो या विदेशी भाषा हो, सबको शक्तिमान करने का एक जो दृष्टि है वो निस्संदेह बहुत अद्भुत है। एनईपी के आधार सिद्धांतों में अध्ययन अध्यापन में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में तकनीकी का यथा समय उपयोग की भी बात इसमें शामिल की गई है। इस संशोधन को अपनाने से न केवल हिंदी प्रदेशों के नौनिहालों को देश की अन्य राज्यों की भाषा और संस्कृति को सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता के भाव को भी निस्संदेह बहुत मजबूत करेगा। ये जो आत्मा है भाषा के संदर्भ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यह निस्संदेह है हमारे राष्ट्र के हर प्रकार के उत्थान को दृष्टि में रख करके इन बिंदुओं को इसमें सम्मिलित की गई है। भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त रही बात संस्कृत की, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि केवल भारतीय संस्कृति और समाज को समझने के लिए
संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, बल्कि अधिकांश भारतीय भाषाओं के आदि स्रोत और उत्तर से लेकर दक्षिण के समस्त भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी इसकी अपनी महत्वपूर्ण पहचान है। सौभाग्य से एनईपी के अध्याय 4 में यह उल्लिखित है कि स्कूलों में 6ठी क्लास से शुरू कर कम से कम 2 साल के लिए संस्कृत या शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा। एनईपी के क्रियान्वयन करते समय भाषा संबंधी उपरोक्त सुझावों को अपनाना निस्संदेह अत्यंत लाभकारी होगा। भाषा हमारे सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्र के लिए, अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि यह जीवन के प्रत्येक, हमारी समग्र अभिव्यक्ति की मूल कारिका है। तो इन प्रश्नों के साथ सर्वप्रथम दिमाग में यह आता है कि भाषा का तात्पर्य अर्थ क्या है। भाषा शब्द संस्कृत के भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोली जाए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का एक समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों की प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिल करके एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा शिक्षण क्यों? भाषा ही लोक की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि समस्त कार्यों की संपादिका है। यह सर्वव्यापी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी व्यापकता है। इसके साथ ही भाषा मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी जिसको कहते हैं। भाषा को यदि माध्यम के रूप में विचार किया जाए तो प्रत्येक विषय के शिक्षण में, अभी पूर्व वक्ता ने भी ये बात कही कि प्रत्येक विषय के शिक्षण में बिना भाषा के आप गणित नहीं पढ़ा सकते, बिना भाषा के आप विज्ञान नहीं पढ़ा सकते। किसी भी शास्त्र को पढ़ाने के लिए कि आपको भाषा की आवश्यकता होगी। भाषा स्वयं में एक डिसिप्लिन है और इसके साथ ही भाषा एक स्वयं में विचार है। तो भाषा की इस शक्ति को पहचानना चाहिए। वर्तमान संपूर्ण विश्व जो आर्थिक विश्व है, वह आर्थिक विश्व भाषा के माध्यम से ही दृश्यमान होता है। यदि कि विश्व के किसी भी संस्थान को कहीं भी व्यापार करना है तो भाषा के माध्यम से ही वह व्यापार होगा। यदि हिंदुस्तान में आएगा तो वह मुख्य भाषा हिंदी ही होगी, विशेष रूप से देवनागरी लिपि की भाषा। अब सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो बोलता है, जो लिखता है, वही बोलता है, और जो व्यक्ति बोलता है वही सामने वाला व्यक्ति समझता है। तो उच्चारण यदि शुद्ध लिखा नहीं तो निस्संदेह वो उच्चारण सही नहीं करेगा, और यदि उच्चारण नहीं सही करेगा तो सामने वाला व्यक्ति उसको ठीक ढंग से समझेगा नहीं। इसलिए प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में, फिर प्रत्येक पद के उच्चारण में, फिर पदों के संयोजन में पूरी तरीके से सावधानी की अपेक्षा की जाती है। लेखन में विराम चिन्हों और उच्चारण में पूरी तरीके से सुस्पष्टता की सावधानी, बहुत सावधानी के साथ बच्चों में भाषा को अनुस्यूत करनी चाहिए। मैं स्वयं एक हायर एजुकेशन संस्थान में शिक्षण करता हूं और मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि वो कक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं कक्षा के स्थान पर। ये कहीं न कहीं नीचे से हमारी शिक्षकों की ही कमी रह गई है, जिससे हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते बच्चा कक्षा को कक्षा बोलता है। विचारों की समग्र अभिव्यक्ति के लिए पदों का ज्ञान, उच्चारणों का ज्ञान, उच्चारण ध्वनियों का ज्ञान, वाक्य का संयोजन, ये पूरी तरीके से बच्चों को सीखना पड़ेगा।
तो ये सिखाया जाए कैसे? सामान्य रूप से आज प्रत्येक विद्यालय में परंपरागत शिक्षा पद्धति देखने को मिलती है, जो कि एक शिक्षक केंद्रित है। ये तो कोविड काल में ऑनलाइन व्यवस्थाएं कुछ शुरू हो गई, अन्यथा सामान्य रूप से परंपरागत शिक्षण कार्य चलता रहा जो शिक्षक केंद्रित होता था। सामान्य रूप से चौक और टॉक पद्धति उसमें लगती थी और कड़ाई से एक अनुशासन का पालन किया जाता था, कुछ होमवर्क्स दे दिए जाते थे, गतिविधियां बहुत कम हुआ करती थी। उसके स्थान पर अनेक नई पद्धतियां इस समय शिक्षा व्यवस्था में लागू हुई हैं। जैसे कुछ का मैंने इस पीपीटी में आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा, सहयोगपूर्ण शिक्षण, जिसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग की आवश्यकता, बच्चे मिल करके जा करके घर में कई बच्चे आपस में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, ठीक इसी प्रकार कक्षा में उसकी पढ़ाई करना, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। बहुत मैं नटशेल में एक एक बिंदु को बताता चलूंगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। दूसरा है स्पेस्ड लर्निंग। हम लगातार कोई पाठ उठाते जाते हैं, एक बार पूरे पाठ का वाचन हम करते हैं, फिर छात्र से करवाते हैं, फिर उसको कोशिश करते हैं कि बच्चे को बोध हो जाए। लेकिन यदि हम स्पेस्ड लर्निंग करेंगे, कहीं ना कहीं बीच में हम कुछ और डिस्कशन, उससे रिलेटेड अन्य गतिविधियों की चर्चा करने के बाद पुनः उस पाठ को, इसी को अंतराल अधिगम कहा जाता है, बीच में स्पेस प्रदान कर देना। तो अगर स्पेस्ड लर्निंग ये एक प्रकार की पद्धति आप कक्षा में, तो ये बच्चों के लिए भी रुचिकर होगा और चीजों को ठीक से समझने में उनको सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा एक पद्धति है फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसको पलटी कक्षा कहते हैं हिंदी में। कक्षा का जो कार्य है उसको उलट देना, गृह कार्य वाली चीजें घर में कर देना और क्लासरूम वाली चीजें घर में कर देना, इसको फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। ये और इस प्रकार की जो नई चीजें हैं, नए परिवर्तन हैं, उससे बच्चों में एक प्रकार की जो मोनोटोनी आने लगती है। रोज एक ही पद्धति से बच्चा स्कूल में बैग लेकर के आता है, कक्षा में बैठ करके पढ़ता है, घंटी बजती है, वो शिक्षक बदलते रहते हैं, तो ये एक प्रकार की मोनोटोनी को तोड़ने वाली चीज, जिससे सप्ताह में एक बार ही कक्षा में किया जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम। सारी की सारी समस्या आकर के बस कक्षा में समस्याओं का समाधान कराएं और हर प्रकार के बोध का प्रयास वो घर में करें। इसके लिए टीचर्स को भी चाहिए कि वो अब तो कोविड के बाद अपने जो शिक्षण कार्य है उसका वीडियो भी आप तैयार कर लेते हैं, तो वो वीडियो आप बच्चों को प्रदान भी कर सकते हैं यदि उस प्रकार की सुविधा बच्चों के साथ यदि तैयार कर ली जाती है तो। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग से विभिन्न प्रकार के नए आयाम बच्चों को खुलते हैं। कई बच्चे मिल करके आपस में डिस्कशन करके बिना शिक्षक के, एक शिक्षक के साथ का जो हेजिटेशन होता है वह हेजिटेशन बच्चे का समाप्त हो। इसके अलावा की पद्धति है गेमिफिकेशन। खेलों के माध्यम से पूरी कक्षा को एक क्रीड़ा के रूप में परिवर्तित करके या वीडियो गेम्स के माध्यम से, क्योंकि आजकल के बच्चे उसी से ज्यादा आकृष्ट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या ज्ञान प्रदान करना है वह स्पेसिफाई करने का काम आप हमारे शिक्षक ही करेंगे। उसके अलावा जो नई पद्धति है VAK टीचिंग, इसको वाक भी कहते हैं, मतलब विजुअल, ऑडियो और काइनेटिक, गतिमान, इस प्रकार की टीचिंग। बच्चे को आप क्लासरूम में डायरेक्ट टीचिंग भी दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ सुना भी रहे हैं, और जो ग्रुप्स आपने बच्चों के बना रखे हैं, किसी बच्चे से आप कोई डिस्कशन करवा रहे हैं, किसी बच्चे से, इसलिए इससे ये हो गया कक्षा में जो स्टैग्नेंसी होती है
वो कम से कम समाप्त होगी, ये आवश्यक है। एक जो नई पद्धति चालू हुई है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग कोविड काल के बाद बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं मिश्रित अधिगम को। कम क्लासरूम में जो आप टीचर तो शिक्षक तो उपलब्ध रहता ही रहता है, लेकिन ऑनलाइन सारी चीजें अगर कक्षा में उपलब्ध रहती हैं तो इसको मिश्रित अधिगम कहते हैं। मिश्रित अधिगम सिर्फ ये नहीं होता है कि कक्षा में सिर्फ शिक्षक उपलब्ध रहे या सिर्फ साथ में कंप्यूटर रहे, तो ये भी मिश्रित अधिगम नहीं हुआ। इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से ढेर सारी एक्टिविटीज को आपने कक्षा में डाल लिया है। ऑनलाइन जब शिक्षण करते हैं तो स्टूडेंट्स के सामने शिक्षक डायरेक्ट अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन उससे पृथक इस ब्लेंडेड लर्निंग में शिक्षक साक्षात उपलब्ध है, कक्षा की वो सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं, लेकिन ऑनलाइन वाली भी सारी फैसिलिटीज बच्चे को उपलब्ध रहती हैं। इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो इस प्रकार की लर्निंग एक समग्रता के साथ, कभी कभी शिक्षक के पास भी रहता है कि अगर ये ऑनलाइन वाली चीजें हम बच्चों तक पहुंचा देते तो शायद वो पूर्णता के साथ वो ज्ञान पहुंच जाता। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली चीज है कि आवश्यकता से अधिक सामग्री न दे दी जाए बच्चों को। एक निश्चित सीमा में ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रण भी उतने ही अनुपात में किया जाए जितने अनुपात से हमारी कार्य सिद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त समस्या आधारित अधिगम, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इस प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से निस्संदेह है कई सारी जो कठिनाइयां हैं बच्चों की वो सामने आती हैं, और किसी एक बिंदु को लेकर के सभी बच्चों को विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। एक जो अधिगम है वो है कल्पना या सोच आधारित, जिसको अंग्रेजी में थिंकिंग बेस्ड लर्निंग कहते हैं। किसी एक बिंदु पे सभी विचार करें, सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षक एक जज की भूमिका में हो और स्टूडेंट सारे विचार करें किसी पाठ के बारे में, उसमें घटी घटना के बारे में। इससे बच्चों में नई नई चीजें जागृत होंगी। इसके अलावा योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब व्याकरण पढ़ाना है तो सिर्फ व्याकरण यदि पढ़ाएगा शिक्षक तो एक प्रकार से वो बच्चे के लिए और रुचिकर जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी दशा में व्याकरण और रुचिकर न हो तो उसकी रोचकता के लिए कुछ उसमें से जो ऑलरेडी बच्चा जानता है उन तत्वों को निकाल करके आप सामने रखेंगे तो बच्चों को ये लगेगा कि निस्संदेह है ये चीजें हमारे पूर्व ज्ञान का विषय थी, इसलिए ये चीज अब कठिन, ये विषय अब कठिन नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजना जो खेल के भी माध्यम से हो सकते हैं, कुछ निर्माण के भी माध्यम से हो सकते हैं। इन परियोजनाओं को यदि बच्चों को प्रदान किया जाए तो निस्संदेह है बच्चों को भाषा तक पूरी तरीके से पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक है कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चे मिलकर के अध्ययन करें कक्षा में, ये अत्यंत आवश्यक है। सामान्य रूप से इसके लिए किन किन दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग कैसे किया जाए? दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? सामान्य रूप से मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं किसी से कहूं कि फला जगह की कचौड़ी जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो सुन के जितना उसको ज्ञान होगा उससे बेहतर अगर हम उसको उस कचौड़ी जलेबी की दुकान तक अगर हम पहुंचा देंगे तो वहां उसे देख करके, कढ़ाई में कचौड़ी को निकलते हुए देख करके, सब्जी की गंध के साथ जलेबी को देख करके और जलेबी और कचौड़ी को खा करके जो उस बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा
वो हमको लगता है कि दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसका प्रयोग उसका इफेक्ट बच्चों पे निस्संदेह पड़ता है। तो दृश्य श्रव्य का उपयोग कदाचित इसीलिए किया जाता है कि शिक्षक समग्र इंद्रियों के साथ बच्चे को सिर्फ श्रवणेंद्रिय या श्रवेंद्रिय के माध्यम से नहीं, समग्र इंद्रियों के प्रयोग के साथ उस विषय को जब बताएगा तो निस्संदेह वो विषय बच्चे आत्मसात करेंगे और हमको लगता है कि फिर वो चीज जीवन में नहीं भूलती है, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में जो बच्चा सीख लेता है, जो उच्चारण सीख लेता है, जिन शब्दों का अर्थ जान लेता है, जिन शब्दों के प्रयोग की शैली जान लेता है, वो हमको नहीं लगता कि वो जीवन पर्यंत कभी उसे भूल भी पाता है। वह दृश्य श्रव्य सामग्रियों का एक मैंने विवरण भी दे रखा है, जिसमें दृश्य सामग्री में वास्तविक सामग्री हुई, पुस्तकें हुई, मॉडल हुए, स्लाइड्स हुए, ये शिक्षक अगर तैयार, चित्र फ्लैश कार्ड्स हुए, मानचित्र हुए, ट्रांसपेरेंसी फ्लोरेंट बोर्ड हुआ और ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रीन बोर्ड हुए, मूक चलचित्र हुए, इन सारी चीजों को दृश्य सामग्री के रूप में और श्रव्य सामग्री के रूप में ऑडियो सीडी, रेडियो, टेलीफोन और एक लैंग्वेज लैब अगर है तो उससे उच्चारण की शुद्धता के बारे में बच्चों को सिखाया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों में प्रदर्शन और व्याख्यान, टेलीविजन, कंप्यूटर सहायक सामग्री, मल्टीमीडिया इत्यादि के माध्यम से चीजों को प्रस्तुत किया जा सकता है। डिजिटल बोर्ड हुए, एलसीडी प्रोजेक्टर्स हुए, ध्वनि युक्त चलचित्र या नाटक जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक तकनीकियों का जो प्रयोग होता है उसमें कम से कम मिनिमम जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप जो कि वाईफाई से युक्त हो, ये अवश्य हो, तभी उसके माध्यम से आप उन चीजों को आप दिखा सकते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर हो, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड हो, तो जो चीज आप लिखेंगे वो चीजें जो हैं वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में वो चीज अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। और भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर में वो संरक्षित करेगा, जिससे उसको कार्य करने और बच्चों तक पहुंचने में उसको, और साथ ही बच्चों को क्या ले करके पहुंचना है ये भी आवश्यक होगा कि वो बच्चों को आज क्या क्या उपलब्ध कराना है उसकी प्री प्रिपरेशन आवश्यक है। साथ ही जैसे ब्लेंडेड में मैंने कहा था कि अगर ऑनलाइन क्लासरूम्स जैसे जूम, गूगल मीट, हो सकता है कोई बच्चा घर में हो और क्लास में ना आ रहा हो, उसको जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम और वेबएक्स, ये सब ऑनलाइन क्लासरूम्स के, जिसमें जो भी स्कूल्स जो है जो भी सिस्टम अवेलेबल कराते हैं, जैसे अगर एंड्रॉयड के सिस्टम सारे अवेलेबल हैं तो गूगल, क्योंकि गूगल क्लासरूम, गूगल मीट इत्यादि वो सब कंबाइंड हो करके, क्योंकि बच्चों के जो कुछ भी आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं, वो सब आपके पास अवेलेबल रहेंगे और गूगल मीट के माध्यम से आप उनसे संवाद भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार ऑनलाइन क्लासरूम जो है वो एक सेट में अगर तैयार रहेगा, क्योंकि सतत अगर मूल्यांकन है तो सतत बच्चों को चीजें उपलब्ध भी होनी चाहिए और बच्चे के प्रत्येक उच्चारण, प्रत्येक अभिव्यक्ति पर अगर इतनी तैयारी के साथ व्यक्ति रहेगा तो जरूर ही ध्यान रखेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी भिन्न भिन्न प्रकार के क्लासरूम्स, भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोस जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो कहानी, कविता इत्यादि हर प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं। चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ चीजें जो आज कक्षा में आपने नई बताई हैं, जो उच्चारण के लिए बार बार आप चाहते हैं कि इस शब्द का उच्चारण बच्चे बार बार करें, या आप कोई कविता अगर उनको याद कराना चाहते हैं, अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से आप उस कार्य को
कर सकते हैं। और कुछ यदि स्टैंडर्ड आपने चीज़ों को तैयार कर रखा है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे ऑडियो विजुअल हो, उसको यूट्यूब के माध्यम से आप ले भी सकते हैं और उस पर अपलोड भी कर सकते हैं। इसलिए इन सोशल मीडिया का पॉजिटिव जो प्रयोग है, अपने उपयोग की दृष्टि से जो प्रयोग है, वो निस्संदेह बहुत बेहतर है। प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से अपनी चीज़ों को ठीक ढंग से टाइप कर सके, उसको सेव कर सके, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सके, पावर पॉइंट किस तरीके से कि बच्चों को क्या क्या प्रेजेंट करना है, उसमें ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा उसमें कलाकारी की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत प्लेन तरीके का पावर पॉइंट तैयार कर सके, बच्चों के डाटाज रखने के लिए एक्सेल का प्रयोग कर सके। और जब सामान्य रूप से वर्ड में व्यक्ति टाइप करता है तो ढेर सारे फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कहीं अन्य जगह आप भेजते हैं तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसको खोल नहीं पाता। तो तब बेहतर होता है कि आप एडोब रीडर के माध्यम से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर ले। पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेने से ये होता है कि आप जो लिखे रहते हैं वो एज इट इज पहुंचता है। कभी कभी उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए आदमी कोशिश करता है कि उसको इमेज फॉर्म में पहुंचाए, क्योंकि अगर दूसरे सिस्टम में वो चीजें उपलब्ध नहीं है तो वो चीजें उसी प्रकार से रिसीव नहीं होती हैं। जिस भाषा में टंकण करना है उसका स्पेसिफिक कीबोर्ड, अगर कोई कीबोर्ड आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको आप कोशिश करें कि ऐसा सॉफ्टवेयर निकाल करके भिन्न भिन्न, चाहे एप्पल स्टोर पर हो चाहे एंड्रॉयड के स्टोर्स पे हो, बहुत प्रकार के कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो हिंदी के हो अंग्रेजी के हो। तो कोशिश ये कीजिए कि जिसमें आपको सौविध्य प्राप्त हो सके इस प्रकार का कीबोर्ड आप रखें जिससे टाइप करने में आपको सहजता हो सके। वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने की तकनीक की भी थोड़ी सी जानकारी, सामान्य कक्षा मात्र में यदि आपको दिखाना है तो सामान्य आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर भी हल्का फुल्का क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन और YouTube वगैरह पे आपको अपलोड करना है तो उसके लिए OBS स्टूडियो वगैरह का, ओपन शॉट्स इत्यादि का आप प्रयोग कर सकते हैं। माइंड मास्टर इत्यादि नए जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं उसके माध्यम से आप एनिमेटेड भिन्न भिन्न प्रकार के डाटाज आप तैयार कर सकते हैं बच्चों को दिखाने की दृष्टि से। इसके अलावा मैंने कुछ संस्कृत के शिक्षकों के लिए ढेर सारे यहाँ लिंक तैयार कर रखे हैं। यदि उसको देखना चाहें तो इन लिंक्स को आप लोग भी खोल सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। ये संसाधनी है, आप अपने लैपटॉप या उस पर जो है इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। संसाधनी, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कोश हैं जिसके माध्यम से इस संसाधनी में ढेर सारे कोश हैं जिसके माध्यम से जो है शब्दों की जानकारी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ शब्द बच्चों तक आप कन्वे न कर पा रहे हो तो उससे पृथक कोई अगर अर्थ उसका होता है तो इस संसाधनी में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा ये संस्कृतम, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां हैं संस्कृत की, आप कक्षा के पाठ से जुड़ी हुई कहानियों को इन वेबसाइट्स पे ले सकते हैं। अष्टाध्यायी, अगर बच्चा थोड़ी और ऊपर की कक्षा में जहां माहेश्वर सूत्र इत्यादि पढ़ने की स्थिति बच्चे की आती है तो सामान्य रूप से ये जो संसाधनी पे किसी ने अभी लिखा, संसाधनी हायर एजुकेशन में उपयोग के लिए है। यदि किसी शब्द या धातु रूप में कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं तो वो संसाधनी में वो सारे सूत्रों को क्रमवार वो दे देता है माहेश्वर सूत्र इत्यादि के जानने के लिए। और क्रॉस वर्ड्स, पजल्स, गेम्स जो हैं
वो sanskritam.com क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह जो संस्कृत के हैं उस प्रकार के पजल्स का निर्माण कर सकते हैं। मैंने एक कीबोर्ड का भी लेक्सिलोगोस के कीबोर्ड जो संस्कृत देवनागरी को आप टाइप करने में आपके लिए बहुत सुविधा प्रदान करेगी, एक उसका भी मैंने इसमें लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप लोगों के यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासाएं हो तो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके। किसी ने प्रश्न किया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कक्षा कक्ष जैसी अनुभूति का अभाव स्पष्ट महसूस हो रहा है। इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण में इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कहते हैं, ब्लेंडेड जो क्लासरूम है उसमें दोनों ही प्रकार की चीजें। अच्छा, अगर प्रशिक्षण में भी, ऑनलाइन प्रशिक्षण में भी कदाचित इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ ओपन करके आपको दिखाए जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ तो कभी रह जाती है ऑनलाइन में। ऑनलाइन संपूर्णता को लेकर के नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड जो क्लासरूम मैंने बताया था वो एक कंप्लीट करता है, क्योंकि व्यक्ति ऑफलाइन भी उपलब्ध रहता है, चाहे वो ट्रेनर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सामने उपलब्ध रहते हैं। और वो सारी चीज़ें जो ये दृश्य श्रव्य जगत, चाहे वो आईटी सेक्टर की है, वो सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। इसलिए ब्लेंडेड वाले में जो है इन सारी संसाधनों का लाभ हम भी ले पाते हैं, और साथ में सामने जो जिसको मुझे देना रहता है वो भी इसको प्राप्त कर लेता है। इन लिंक्स को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ये संस्कृत के जो सबसे ऊपर संसाधनी का है, वो अत्यंत उपयोगी है। शिक्षकों की दृष्टि से तो बहुत ही उपयोगी वेबसाइट है। कुछ लोग अगर हाथ उठाएं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं चीजों को। किसी ने, मनीषा रानी लिखती हैं कि संस्कृत शिक्षण के लिए वेबसाइट की लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध हो जाए तो बेहतर रहेगा। मैं ये राज्य हिंदी संस्थान में जो हमारे टेक्निकल सहयोगी हैं, मैं उनको इस पीपीटी का ये सारे लिंक्स अवेलेबल करा दूंगा, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी उपलब्ध करा देंगे। आप हमको अपने चैट बॉक्स में भी लिख करके आप पूछ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि ढेर सारी जो मैंने नई पद्धतियां आप लोगों से शेयर की हैं, वो कक्षा को मनोरंजक बनाने की दृष्टि से, क्योंकि जब कक्षा को आप मनोरंजक बनाते हैं तो बच्चों तक चीज़ें आसानी से पहुंच जाती हैं। तो वो उन पद्धतियों पे भी आप परस्पर चर्चा करके अपने शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार की सुविधा आपके पास उपलब्ध है, उसमें उद्देश्य यही है कि बच्चों तक आप पूरी तरीके से भाषा की जो आवश्यकता है उसके साथ आप बच्चों तक पहुंच सके। हाँ, विवेक सर नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार कौशाम्बी जनपद से। जी स्वागत है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, एक परिचय भी है कि हंडिया पीजी कॉलेज में बीएड विभाग में मैं रहा आपके साथ ही। अरे दिलीप जी, सर हम लोग जी खूब स्वागत है। जी। तो मैं इस समय एसआरजी कौशाम्बी हूँ। पूरे कौशाम्बी जनपद के विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन के नाते जाना आना होता है। तो सभी विद्यालयों का अनुभव होता है। जैसा आपने अभी बताया तो अच्छा रहा, इसमें कुछ हम लोगों को भी टिप्स मिले हैं इसके माध्यम से। और सरकारी विद्यालयों में जहाँ तक हम लोग हर विद्यालयों में जनपद के जाते हैं तो 15 से 20% बच्चे ही ऐसे या गार्जियन उनके हैं जिनके पास स्मार्टफोन होने के नाते
यद्यपि ये जो कोरोना पीरियड 2 वर्ष का रहा, इसमें एक जरूर हम लोगों ने सफलता पाई कि बच्चों को अधिकाधिक और उनके अभिभावकों को प्रेरित करके कि जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं तो हम लोग दीक्षा पोर्टल के माध्यम से और ई पाठशाला की सामग्री भेज करके उनको लिंक के माध्यम से उनको जो पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें पठन सामग्री भी हम लोग भेजते रहे, इस प्रकार के मॉड्यूल भी निर्माण किया जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पठन क्षमता को बढ़ा सकें। तो अच्छा रहा कि ये जो है निस्संदेह दिलीप जी, इस प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन अगर विद्यालयों में जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर शिक्षक इस उद्देश्य से कि भाषा को किस तरीके से बच्चों तक हमको पहुंचाना है और उसके जो विभिन्न मैंने पद्धतियां आप लोगों के सामने रखी, उसमें जो पद्धति, क्योंकि सारी पद्धतियां बच्चों तक समुचित रूप से पहुंचने की माध्यम है, तो जिसमें जिस पद्धति से आप बच्चों तक सहजता से पहुंच सके दिलीप जी, इस उद्देश्य से, क्योंकि कमियां तो निस्संदेह है भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, और ऑनलाइन में तो निस्संदेह वो तकनीकी समस्याएं भी कई जगह होती हैं। सारा स्मार्टफोन इत्यादि अवेलेबल होने पे भी कभी कभी नेटवर्क धोखा दे देता है या अन्य संकट सामने आ जाते हैं। तो इन सारे संकटों से परे, क्योंकि हम सभी का उद्देश्य है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की का जो आत्मभूत है वो विद्यार्थियों तक ठीक ढंग से पहुंच सके, और जो हम सामने भाषा के संदर्भ में दिक्कतें बच्चों की देखते हैं, वो दिक्कतों को जितना भी हो सके हम लोग दूर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। आप यहाँ ऑनलाइन दिखे और मुझसे पूर्व से आप परिचित हैं, मैं आपको पहचान भी रहा हूँ दिलीप जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई मुझसे कुछ पूछना चाहे तो हमारे पास अभी भी 3 मिनट का समय है। आप हाथ उठा करके या फिर चैट बॉक्स में भी अपनी बात आप लिख सकते हैं, और मैं यहाँ के अपने तकनीकी सहयोगियों से एक आग्रह भी करूंगा कि मैंने जो कुछ भी लिंक्स इस पीपीटी में अवेलेबल कराए हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दें। हाँ, हाँ, किसी जितेंद्र कुमार कविराज जी लिखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि मौन सबसे मुखर भाषा है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, भाषा कभी कभी मौन और सांकेतिक जो भाषाएं होती हैं वह स्पष्ट बोलने से भी ज्यादा कभी कभी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इससे सहमत या असहमत होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। मौन में मन का छिपा साहित्य सारा, पढ़ सको तो सत्य मानो गीत लिखना छोड़ दूंगा। तो मौन जैसी भाषा जो है, मौन तो एक अद्भुत भाषा है। तो ये भाषा के विविध रूप हैं जिसमें कभी कभी बोलने से ज्यादा बेहतर होता है चुप रह जाना। जी हाँ, ज्ञा के उच्चारण में बहुत हाँ, कोई मनीषा जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, उनको अनम्यूट कर दीजिए, उनकी बात सुन लेते हैं। मनीषा रानी जी। जी जी मैडम, आप बोलें। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे सर जो भी वेबसाइट है सर उसमें जैसे क्रॉसवर्ड पजल है और जो भी सर गतिविधियां जो भी हैं उसमें सर उनको क्या डाउनलोड करने की सुविधा है उसमें, या सर हम जी आप उसको डाउनलोड भी कर सकती हैं और नए पजल्स उसमें आप बना भी सकती हैं। ये दोनों ही प्रकार की सुविधाएं इसमें हैं जी, और ये अत्यंत उपयोगी है। मैंने सामान्य रूप से संस्कृत के शिक्षकों के लिए इसको निकाला, लेकिन हिंदी या संस्कृत किसी भी भाषा का व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सामान्य रूप से जो प्रचलित उच्चारण है ज्ञ का, किसी हिमांशु जी ने प्रश्न किया कि ज्ञ का उच्चारण कैसे शुद्ध कराएं। सामान्य रूप से जो प्रचलित उच्चारण है वो तो ज्ञ है, लेकिन हमारे संस्कृत के विद्वान इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, क्योंकि मिले हुए जो दो वर्ण हैं वह ज और य हैं, इसलिए उसका उच्चारण ज्ञ किया जाता है। लेकिन प्रचलित ज्ञ भी उच्चारण बच्चे कर ले शुद्ध ढंग से। मैं जब टेलीविजन पे भिन्न भिन्न राजनयिकों को विद्यालय कहते सुनता हूं तो बहुत कष्ट होता है। मुझे सामान्य रूप से जो प्रचलित शुद्ध उच्चारण है, जो भिन्न भिन्न मानक संस्थाओं के द्वारा, जिस संस्थान में इस समय बैठ करके मैं अपना ये वक्तव्य दे रहा हूं, यह राज्य हिंदी संस्थान भी यही कार्य करता है, भाषा को अनुशासित करने का काम। तो इन जो महत्वपूर्ण बड़ी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के जो द्वारा जो निर्धारित कर दिया जाए, उन्हीं उच्चारणों को मानक, उन्हीं लेखन शैलियों को मानक माना जाए। सर लेकिन मैं ये भी कहना चाहता था। कौन ये किसी ने अपने को? हिमांशु जी, हाँ प्रणाम। नमस्कार। जैसे आपने भी विद्यालय में कहा कि उसको, जी हाँ, जैसे विद्या की बजाय उसको विद्या हम बोल रहे हैं, तो वो है तो अशुद्ध ही। इसी प्रकार ज्ञान जो कि मूल है किसी भी विद्यालय में, तो सर ज्ञान जो हम शब्द कह रहे हैं उसको आप बहुत ऑडिबल तो नहीं हो पा रहे हैं मुझे, बहुत आपकी वाणी मुझे, इसलिए इसको तो ठीक किया जा सकता है अब, और किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है सर इस बारे में? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम बच्चे को ज्ञ ही सिखाएं और ज्ञ को ना सिखाएं? जी सर, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि बच्चा ज्ञ भी सीखता रहे, हमारी कोशिश रहे कि ज्ञ सीखे, लेकिन ज्ञ तक तो जरूर पहुंचे बच्चा, और ज्ञ को ठीक ढंग से लिखना भी जाने, क्योंकि हम अभी ज्ञ तक का उच्चारण नहीं करा पा रहे हैं बच्चे से, और वह पहुंच गया है ग और य तक, क्योंकि वो लिख वो रहा है सामान्य तौर पे, क्योंकि उच्चारण ये जो आप बता रहे हैं वो एकदम सही बात है कि अगर हम ज्या का उच्चारण करते तो वो ग या तक ना जाता जी। लेकिन हमारी जो अपनी इस चारों तरफ का जो ज्ञान का जो प्रवाह चल रहा है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें हमसे ज्यादा हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें हम जो अपने मानक वर्ण हैं, उन मानक वर्णों का जो स्वरूप है, उन मानक वर्णों का जो उच्चारण है, उन तक हम पहुंच जाएं, उस सफलता के लिए ही मेरा ये प्रयास था कि चाहे वो श्रव्य, दृश्य या फिर तकनीकी के माध्यम से हम लोग पहुंच सके। लेकिन आपकी बात एकदम सही है हिमांशु जी। जी सर, धन्यवाद। जी जी हाँ, एक कौशल सिंह जी लिखते हैं कि इन संस्थाओं द्वारा किए गए परिवर्तन की जानकारी शिक्षकों तक कैसे पहुंचे। जो हम आपकी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं वो एक सुनिश्चित मानक के
अनुरूप ही उन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है और उसके साथ कुछ गाइड की किताबें भी आपको दी जाती हैं। और यहाँ के जो विद्वान अधिकारी हैं वो इस विषय में आपको टेलीग्राम पर जो आपका समूह है उस पर वो पूरी स्पष्टता से रख सकते हैं इस बात को। नमस्कार सर, एक प्रश्न मेरा भी है। मैं सरिता सर, जिस तरह से जी सर, जिस तरह से अभी ज्ञा और केंद्रीय निदेशालय की मानक वर्तनी यहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रेषित कर दी जाएगी। जी मैडम, आप कुछ कह रही थी सरिता जी? यस सर, जिस तरह से ज्ञा और ज्या पे एक डिस्कशन हो रहा था, इसी तरह का शब्द है क्ष का और शा का सम्मिश्रण करके हमने क्ष पढ़ा, उसको क्ष क्षत्रिय। हाँ। लेकिन यहाँ उसका उच्चारण हमारे ही ब्लॉक में जैसे नंदगांव मथुरा में भी उसको ख्या पढ़ देते हैं सर, कख्या। हाँ, इसीलिए मैंने हिमांशु जी को कहा ना कि मैं अभी ज्या तक नहीं जा रहा हूँ, हम कक्षा से बच्चे को उठा करके कक्षा तक पहुंचा दें, ये बड़ी जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है जी। और तभी बच्चे शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे हिंदी को सही मायने में। और उच्चारण यदि शिक्षक सही करेगा तभी विद्यार्थी भी उसका उच्चारण सही करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सरिता जी। अब तो लगता है वो 36 तक हो गया। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन आप में से मैं संस्थान को पुनः धन्यवाद देता हूं। आप सभी विद्वान शिक्षकों को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बड़े ही सहजता के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सबका आपने मार्गदर्शन किया। सच में जब से तकनीक का प्रयोग शिक्षा में होने लगा है, तब से शिक्षा का गुणात्मक विकास अत्यंत तेजी से हो रहा है। और आपने हम सबका और भी अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर दिया कि हम लोग तकनीक का और उसका प्रयोग करके शिक्षा को और कैसे उसमें गुणात्मक वृद्धि कर सकें। हम लोग बड़े अभिभूत हैं। हम सभी लोग आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका सौभाग्य मिला, हम सब लाभान्वित हुए। हम सभी शिक्षक विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम लोग इसको कक्षा तक ले जाएंगे और इन समस्त जो आपने तकनीक बताए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं, उनका हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे और कक्षा शिक्षण को अत्यंत रुचिकर और उत्साहवर्धक बनाएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग इसी उत्साह के साथ, इसी रुचिकर वातावरण के साथ पुनः कल हम लोग उपस्थित होते हैं। कल का जो विषय है अत्यंत व्यवहारिक और रुचिकर है। हम लोग पुनः इसी उत्साह के साथ जैसे आज हम लोगों ने प्रतिभाग किया है, पुनः कल हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।